डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट का किया था। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सॉरी, मुझे बता देना चाहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं नए जो 4 ईयर डिग्री कोर्स शुरू हुए हैं उसके पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स के कोर्स के पहले सेमेस्टर के एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटीज में भी आगे होने वाले होंगे। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं जिसको कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, डीएससी। डीएससी 1-2 हम लोग कर चुके हैं खत्म। डीएससी 3 में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं एग्जाम गाइड तो नहीं निकाल पाया हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन वीडियोस को देख के आप एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाए। आज ये जो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट पार्ट 2 है, इसमें केवल हम लोग ट्राइबल मूवमेंट, वो भी 3 ट्राइबल मूवमेंट की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएंगे कि एक दो ट्राइबल मूवमेंट का आप जिक्र करें, पीजेंट ट्राइबल मिलाए भी जा सकते हैं। तो मैंने जो 3 लिए हैं उससे आपका काम चल जाएगा। इट इज मोर देन एनफ, एक या दो से भी काम चल सकता है। सो लेट अस बिगिन ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। ये तो मैं हमेशा बताता हूं मैं कहां पे हूं। ये हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसको खत्म कर दिए हैं, ये भी मैंने खत्म कर दिया है। अब यहां पे हम लोग सोशल मूवमेंट्स में हैं। कल हम लोगों ने पीजेंट देखा, आज हम लोग ट्राइबल देखेंगे। और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें कि वर्कर वुमेन होंगे, और शायद एक और वीडियो, 2 वीडियो में एंटी कास्ट मूवमेंट में खत्म करेंगे। तो 2 वीडियो में 6 मार्च से पहले लाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कोशिश बोल रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी सक्सेसफुल, लेकिन जितना मैंने इसमें कर दिया है आपको सीएनआई में, इसको शॉर्ट में सीएनआई कहते हैं, उतने से आप जो है एग्जाम में तो लिख ही सकते हो, ये मेरा वादा है। ये एग्जाम गाइड जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की फॉर्चुनेटली आपके लिए अवेलेबल है। ये फॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस 4 ईयर कोर्स के लिए इसको लिखा नहीं था, ये तो लिखा था सीबीसीएस जो पहले के कोर्स थे उसके लिए। बहुत पॉपुलर गाइड है, इससे मतलब बहुत स्टूडेंट को फायदा हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं है 4 ईयर FY UGP सिलेबस में, बिल्कुल सेम है, डिटो बाय डिटो। इसके चलते ये गाइड आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। तो इसको आप बिल्कुल लपक करके ले लीजिए, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे जो है अवेलेबल है, इतने कम पे, जिसमें चॉकलेट आती है उस टाइप की। तो आप इसको यहां से आप ले सकते हैं। इसमें जो क्लिकेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप इसको परचेज कीजिए। ये पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, मतलब इमीडिएट आप डाउनलोड करके अभी से पढ़ सकते हैं। कोई घर पे आपके डिलीवरी नहीं होगी, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब ये सब जो है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। ये यदि पार्ट 1 वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको पता है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें ये केवल पिछले वीडियो से कॉपी पेस्ट है कि सोशल मूवमेंट होता क्या है। ये यहां पे डेफिनेशन है 3, और ये इसके फीचर हैं। इसी तरह से जो मेन जो ग्रीवांस है पीजेंट ट्राइबल का, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये कॉमन है दोनों की, किसानों की भी और ट्राइबल्स की भी, आदिवासियों की भी। बेसिकली ये था कि जो नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इस इलाके में, जिसको पूर्वी भारत कहते हैं, वहां उन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उसको परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली उसका नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। इसमें और साउथ में इन्होंने जो है रैयतवारी सिस्टम किया था, पंजाब में महलवारी किया था, और उसके कुछ कुछ वेरिएंट पूरे इंडिया में। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम पहले से बहुत अलग थी। जैसे ट्राइबल एरिया में देखें तो पहले एक ट्राइबल चीफ होता था, उसके कस्टमरी उसके राइट थे कि उसका माना जाता था कि ट्राइबल चीफ का और या सभी ट्राइबल का मिल करके सारा जमीन है, और उसको कुछ कुछ जो है लैंड रेवेन्यू ट्राइबल देते थे, लेकिन वो इतना कम होता था। और यदि आप दे पाए तो दे पाए, नहीं यदि फसल हुई तो नहीं दे, तो ट्राइबल चीफ कुछ बोलता नहीं था। किसानों को देखे तो वो मुगल जागीरदार या जो मनसबदार होते थे, उन सब के अंदर में जो है वो उनको असूला जाता था। वहां पे तो थी अत्याचार उस समय भी काफी ज्यादा था, लेकिन वो एक दूसरा सिस्टम था जिसमें कि फसल का नुकसान हो जाए तो माफ भी किया जाता था, थोड़ी बहुत राहत थी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सिस्टम को वो डिस्टर्ब नहीं करता था। ब्रिटिश ने बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम को उखाड़ फेंका, एकदम एक इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको कि आप समझिए उस समय में खाता बही पूरा बना हुआ, लैंड का सर्वे हो करके, और कोई आपको रियायत नहीं। यदि आपने नहीं लैंड टैक्स पे किया जमींदार को तो तुरंत आपको उसकी पुलिस आके जमीन से बेदखल कर लेगी, अगले दिन ही आपका जमीन बेच दिया जाएगा। इस टाइप की जब ऑपरेसिव सिस्टम हुई तो उसमें ट्राइबल और पीजन दोनों कसमसा उठे। इसके अलावा उनके गांव में अब जो है वो ट्रेडर, मर्चेंट और साहूकार, मनी लेंडर का प्रवेश हो गया।
वो लोग क्या करते थे कि आपको अच्छा लैंड टैक्स देना है, आपके पास पैसे नहीं है नगद, ये लीजिए इतने इंटरेस्ट पे देंगे, ह्यूज इंटरेस्ट पे, कभी कभी 500% इंटरेस्ट पे वो देते थे। अब आपको कोई सामान खरीदना है तो वो इंटरेस्ट दे देंगे। कई बार तो शराब पीने के लिए ट्राइबल को आप जो है पैसे दे रहे हो, और बाद में चूंकि वो पैसे चुकता नहीं कर रहा है तो उसकी जमीन हड़प रहे हो, उसके घर के लोगों से बेगार खटवा रहे हो। तो ये जो एक्सटर्नल लोग जो थे ना, मनी लेंडर, ट्रेडर, मर्चेंट, जो ट्राइबल का सामान को कम में खरीदे बाहर ज्यादा में बेचे, आर्टिजन आर्ट क्राफ्ट वालों के सामान को कम से कम में खरीदे और बाहर अधिक से अधिक में बेचे, और लैंडलॉर्ड, और फिर कंपनी ऑफिशियल्स और मिशनरी भी कई मायने में ट्राइबल एरिया में, इन सब से इनकी जो लाइफ थी ना वो पूरी टॉपसी टर्वी हो गई। और यही मेन किसानों का, आदिवासी का गुस्सा था कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। ट्राइबल उसको दिकू कहते थे, दिकू, दिकू मतलब कि आउटसाइडर। तो डीकूज को हम भगा देंगे, मनी लैंडर्स को, साहूकार को, लैंडलॉर्ड को, कंपनी ऑफिशियल्स को, उनको हम उखाड़ के फेंक देंगे और अपना पुराना राज वापस करेंगे। पीजेंट का यह था कि हम जो लैंड टैक्स देंगे ही नहीं, हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम क्यों लैंड टैक्स दें, या लैंड टैक्स एक्सेसिव है, हम बेकार क्यों खटे। तो ये बेसिकली जो है इन लोगों की शिकायत थी दोनों की। और इसके अलावा ट्राइबल के लिए एक और मुसीबत का कारण था ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, जो बाद में इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत जारी रही। शुरू से हजारों साल से ट्राइबल फॉरेस्ट के साथ ही जिंदा रहते थे। फॉरेस्ट के फल फूल लकड़ियों को चुनना, उसकी रक्षा भी करना और उस पर डिपेंडेंट रहना, छोटे मोटे जो उससे प्रोड्यूस मिलते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने उनका फॉरेस्ट में घुसना मना कर दिया, फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो भी एक एक्सप्लॉइटर बन गए ट्राइबल्स के लिए। तो ये सारे ग्रीवांस जो है कॉमन है सबके, जितने आप आंदोलन देखोगे, जितना मैंने बताया वो कॉमन है। और कॉमन फीचर जो है वो भी क्या था कि ये लोग जो है, किसान जो है लैंड रेंट देने से मना कर देते थे, फिर जो है मनी लेंडर के गोडाउन में जो है आग लगा दिया, ट्रेडर मर्चेंट को लूट लिया, उसके जो खाता बही, मेन जो मनी लेंडर का जो सूद का हिसाब होता था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, उसको जला देना, इसे पता ही नहीं चले कि कितना हमने लोन लिया था। और जनरली वायलेंट हो जाना अगेंस्ट दीज 4 क्लासेस, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, मर्चेंट, ट्रेडर और कंपनी ऑफिसर्स। यही सभी में जो कॉमन फीचर यही था। कई बार ये लोग जो है वो रिलीजियस सैंक्टिटी भी इसको मिलती थी, पॉपुलर सपोर्ट मिलता था। कम्युनिस्ट, जहां तक पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों सपोर्ट करते थे इस तरह के मूवमेंट को, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से। कांग्रेस बहुत ही सावधानी से सपोर्ट करती थी क्योंकि उसके साथ में बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार भी खड़े होते थे, तो वो पूरी तरह से किसान और ट्राइबल के तरफ नहीं झुकती थी, वो एक बैलेंसिंग एक्ट करती थी। इससे ट्राइबल और किसान नाराज भी होते थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट होते थे उनको कोई लैंडलॉर्ड और बिग जमींदार से कोई एफिनिटी नहीं थी, तो वो पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन कम्युनिस्ट के साथ प्रॉब्लम था कि वो उसको वायलेंट बना देते थे। और बाद में जो नक्सल मूवमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं वही जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो घुस गया था कॉलोनियल टाइम में, वही आगे बढ़ के आजादी के बाद नक्सल मूवमेंट में बदल गया। सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द बोथ ट्राइबल एंड पीजेंट। देखिए, इसको जो है उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान मतलब एक तरह का अपराइजिंग, जैसे कि इंतफादा भी यही वर्ड है फिलिस्तीन में। मतलब एक पॉपुलर अपराइजिंग, जब लोग एकदम उठ के खड़े हो जाए, तो उसको झारखंड में मुंडा भाषा में जो है उलगलान कहते हैं। वहां पे आपको कोई बिरसा मुंडा रिवोल्ट नहीं कहेगा। यदि आप रांची में जाएंगे तो उसको उलगलान, और बहुत ही पवित्रता से उसको उलगलान को याद किया जाता है। पवित्र मूवमेंट था। इसका जो टाइमलाइन था 1895 से 1901 आप देख सकते हैं। और लोकेशन जो है सिंहभूम, जिसको आज जमशेदपुर कहते हैं, और रांची डिस्ट्रिक्ट, छोटनागपुर रीजन के, छोटनागपुर आपको बताया, अब सारा का सारा झारखंड और कुछ उड़ीसा में भी आता है, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन प्रेजेंट डे झारखंड मेनली इसका था। और ये जो मुंडा ट्राइब, वहां पे ना मुंडा बहुत बड़ी ट्राइब है, ओरांव है, ओरांव, मुंडा और संथाल, ये सब बड़े बड़े ट्राइब हैं वहां पे। तो ये मुंडा ट्राइब का, बेसिकली मुंडा ट्राइब का ये था। इनके जो मेन ग्रीवांस थे वही थे जो मैंने अभी आपको बताया, कि इनका जो सिंपल ट्राइबल लाइफ था उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। जो आउटसाइडर उनके यहाँ घुस आए, लैंडलॉर्ड, क्योंकि वहां जमींदारी सिस्टम लागू हो गई, तो ट्राइबल चीफ की जो है एक तरह से पूरी रोल खत्म होकर के लैंडलॉर्ड का आ गया। वो टैक्स वसूलते थे ब्रिटिश रूल के अनुसार, जो कि बहुत ही टॉर्चरस होता था। ट्रेडर और मनी लैंडर्स जो है वो तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि उनको हर तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, और गवर्नमेंट ऑफिसर तो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे इन लोगों को और ट्राइबल को दबाने के लिए। इसके अलावा जो उनको जो
जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। और उनका पुराना जो सिस्टम था ना, उसको खुदकारी सिस्टम कहते थे। जो मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल नाम मैंने नहीं बताया था, लेकिन उसमें जो ट्राइबल चीफ होते थे उनको कुछ राइट्स होते थे, लेकिन वो बहुत ही कस्टम से जुड़े हुए थे। यदि नहीं फसल हो पाया तो वो माफ भी कर देता था, और बहुत थोड़ा लैंड रेवेन्यू था। और ट्राइबल में हमेशा ये माना जाता था कि लैंड जो है सभी ट्राइबल की मिल करके है। तो उस टाइप के सिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया इस जमींदारी सिस्टम ने, और इससे जो है उनको लॉस, एल यहां लगा दीजिए, लॉस ऑफ कस्टमरी राइट ओवर देयर लैंड हो गया। उनकी टीनेंसी राइट छीन गई। बाहर वाले लोगों को जो है वो उनकी लैंड, वो मनी लेंडर इस बारे में, इस बाबत बेच देते थे कि तुम तो पैसे हमको नहीं दे पाए तो तुम्हारे लैंड को बेच देते हैं। तो नॉन ट्राइबल वहां भरते चले गए। तो एक तरह से ट्राइबल जो है अपने ही एरिया में लैंडलेस लेबरर बन गए। और बाद में जब माइनिंग एंड अदर शुरू हुई तो उनकी हाल और बहुत बुरी हो गई, और वहां पे अकाल भी 2 बार आ गया। तो ये सब उनके मेन प्रॉब्लम थे। इवेंट तो जो नॉर्मल होता है कि ये लीड किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा, जो जिनको अभी वहां भगवान माना जाता है। भगवान बिरसा भी कई लोग इनको कहते हैं। रांची हवाई अड्डे का नाम जो है बिरसा मुंडा टर्मिनल है, आप ये बात भी जानना चाहिए आपको। और वहां पे बिरसा मुंडा की जगह जगह प्रतिमा रांची में लगी रहती है। तो और उनको लोग मानते हैं कि जैसे प्रॉफिट टाइप के वो थे, गॉडली पावर था उनके पास में, ऐसा माना जाता है। यंग एज में ही उनकी डेथ भी हुई थी, और जब ब्रिटिश ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो उसी में उनकी डेथ हो गई थी। और इसका जो एम था इस बिरसा मुंडा रिवोल्ट का, वो था कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मुंडा का चाहिए। अपना मुंडा राज हम स्टैब्लिश करेंगे जो प्रिस्टाइन होगा, प्योर होगा, और दिकूज को बिल्कुल बाहर भगा देंगे। और उन्होंने जो है लैंड टैक्स पे देने से मना कर दिया। और वायलेंट तो हो ही गया था, लूटिंग, राइटिंग, किलिंग, ये सब तो बो एरो लेके, तीर धनुष लेके लड़ना, वो तो हर ट्राइबल मूवमेंट में हुआ है। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव रहा। वहां पे ना 2 टेनेंसी एक्ट, एक टेनेंसी एक्ट 1903 का और छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट जो आज भी लागू है। आप छोटनागपुर में जाके आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, कोई नॉन ट्राइबल का लैंड खरीद ही नहीं सकते हैं। उसके चलते वहां लैंड की बहुत किल्लत हो गई है। जो उस समय में थोड़े बहुत नॉन ट्राइबल ने खरीद लिए थे, वही खरीद फरोख्त आगे होती रहती है, लेकिन ट्राइबल के लैंड को नहीं खरीद सकते। इससे कई ट्राइबल भी वहां परेशान होते हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, और ये बहुत ही इमोटिव इशू है, इसको कोई चेंज करना चाहे कोई गवर्नमेंट तो काफी सारा वहां पे विरोध होता है। तो उस टेनेंसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि भाई कोई ट्राइबल का लैंड नहीं खरीद पाएगा, चाहे कितना भी वो लैंड रेंट दे ना दे, कुछ भी दे, उससे उनकी टेनेंसी राइट जो है बनी रही। तो ये एक तरह से मूवमेंट सफल था। संथाल रिवोल्ट जो है वो थोड़ा अलग एरिया था, झारखंड में ही संथाल परगना अभी कहते हैं जिसको, कि वहां दुमका, भागलपुर, ये रीजन कहते हैं, गोड्डा, बांका, ये सब डिस्ट्रिक्ट आती है। अब तो उसको संथाल परगना ही पूरा कहते हैं उस एरिया को। इनफैक्ट ये नाम जो है ब्रिटिश ने आफ्टर संथाल रिवोल्ट दिया था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला करके। एक उन्होंने बेसिकली यहाँ 5000 स्क्वायर माइल का एरिया को उन्होंने नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट करार दिया, जिसको संथाल परगना कहा। और वहां पे कुछ स्पेशल टेनेंसी राइट्स हैं, वहां संथाल्स को नहीं हटाया सकता, उनके जमीन को नहीं खरीदा जा सकता है। तो इस तरह का काम उन्होंने किया था। ये तो हम लोग आगे आउटकम पे, तो ये भी सफल थी मूवमेंट। ये 1855-56 में था, आप देख सकते हैं, जस्ट 1857 के रिवोल्ट के पहले। इसका लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। मेन ग्रीवांस वही थी कि जो दिकूज थे, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, मर्चेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो वहां पे एक तरह से इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और उनका जो एरिया था उसको दामिनो कोह कहते थे। उनका जो ट्रेडिशनल एरिया था, ये संथाल भाषा में है, मतलब हमारा पवित्र लैंड। वो पवित्र लैंड वहां छीनते जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी के तहत नॉन संथालीज को उस एरिया में बसाना शुरू कर दिया। उसमें ये लैंडलॉर्ड भी थे, मनी लेंडर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, मर्चेंट थे, और दूसरे लोग भी थे। और क्या होता था, वही चीज कि आप को पैसे चाहिए नगद, तो वो मनी लेंडर दे रहे हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, आपका फसल उतना हुआ नहीं, आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जमीन को छीन लेंगे, इविक्ट कर देंगे, और वो बेच देंगे नॉन ट्राइबल को। तो धीरे धीरे अपने ही एरिया में आपका जमीन छीनते जा रहा है। ये सबसे बड़ा जो है उन लोगों का रिसेंटमेंट था। और एक्सेसिव जो है इंटरेस्ट रेट था मनी लेंडर से, कई बार 500% तक। सॉरी, यहाँ पे जो 2 फेमीन जो है, ये मुझे लग रहा है कि गलत है, ये बिरसा मुंडा वाले से आ गया। तो बेसिकली उनका जो ग्रीवांस था कि हमारा लैंड से हमको हटाया जा रहा है, दामिनो को हमारा जा रहा है। मेनली उनका कहना था कि हमारा दामिनो को ही छीन रहा है, हम लोग कहां जाएंगे। ये जो है उनके, और दिकू के अगेंस्ट जो गुस्सा था वो बन गया। दिकू मतलब आउटसाइडर्स। तो ये जो 2 ब्रदर थे, सिधो और कान्हो, और सिधो कान्हो वहां पे अनदर मतलब लीजेंड माने जाते हैं। वहां का जो यूनिवर्सिटी है वो सिधो कान्हो यूनिवर्सिटी कहलाता है।
वहां पे दुमका में जो है, तो बहुत ही इनको, और इनकी भी जगह जगह प्रतिमा जो है सिद्धो कान्हू की लगी रहती है। ये एम जो है ये था कि हमको अपना दामिनो को वापस लेना है, ऑपरेसर से हमको छीनना है और टोटल एनहाइलेशन कर देना है, मतलब पूरा खत्म कर देना है डिकूज को, और इस्टेब्लिश करना है ओल्ड प्रिस्टाइन संथाल राज। तो साहब सेम आप देख सकते हैं, मुंडा राज, संथाल राज, और ये एकदम बिल्कुल आर्म्ड अपराइजिंग था, तीर धनुष लेके वो टूट पड़े थे डिकूज पे और बहुत लोगों को किल भी किया था। लेकिन जितना उन्होंने किल किया उससे कई गुना ज्यादा जो है वो खुद उनको ब्रिटिश ने मारा, करीब 20,000 से अधिक संथालीज को किल कर दिया गया और ब्रूटली इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था, आपको मैंने बताया कि संथाल परगना एरिया बना और यहां भी उनके जमीन को सुरक्षित करने के लिए, और जो छीन लिए गए थे उनके जमीन उसको वापस लौटाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियुक्त किया गया था। तो इसका भी काफी अच्छा जो है इसका प्रभाव रहा, और इस मूवमेंट ने 1857 के मूवमेंट से अपने को जोड़ लिया था। तो एक तरह का वो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ट्राइबल एरिया में आई, और ब्रिटिश इस बात से तो जरूर ये हुए मुंडा विरोध और संथाल विरोध की, वहां पे एक अलग टाइप की व्यवस्था चलानी होगी, ये जमींदारी प्रथा और जो ब्रिटिश का जो नॉर्मल रूल है प्लेन में वो नहीं चलेगा ट्राइबल एरिया में, ये सोच जो है वो करने पे विवश किया उन्होंने ब्रिटिश राज को। थर्ड एंड फाइनल जो है ताना भगत मूवमेंट मैंने लिया है, जबकि ये बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवमेंट पूरी तरह से गांधीयन मूवमेंट था, गांधी जी से ये अफेक्टेड था। इसको एक जैसे एनेक्डोट से मैं शुरू करूंगा कि जब ताना भगत ना एक टोपी पहनते थे, गांधीयन टोपी पहनते थे, और ये शराब नहीं पीते थे, ये मांस नहीं खाते थे, और ये जो है विच क्राफ्ट जो कि ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा है, जादू टोना भूत पिशाच, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे, एकदम ये प्योर लाइफ जीते थे। और यही इनका कहना था कि हम लोग भगत लोग प्योर ट्राइबल लाइफ को वापस लाना चाहते हैं। हम ट्राइबल जो है गिर चुके हैं ये सब मांस खा के, शराब पी के, और जादू टोना सुपरस्टिशन में बिलीव करके, और लेबर के रूप में काम करें। हम राजा हैं, हम कभी जो है माइनिंग में और लैंडलेस लेबरर के रूप में काम नहीं करेंगे आउटसाइड के लोगों के, हम अपने जमीन के मालिक हैं, हम जैसे भी रहें उस तरह से रहेंगे, हम जंगल के राजा हैं। इस टाइप का इनका जो है थॉट था। तो जब ताना भगत मूवमेंट के बारे में एक मैं आपको एनेक्डोट बताना चाहता हूं। जब इंडिया आजाद हुआ तो रांची में जो है ये ट्रेन में चढ़ के दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और ये लोग गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय का नारा लगा रहे थे। जब टीटी ने आके इन लोगों से कहा कि भाई ताना भगत जी लो, आप लोगों का टिकट कहाँ है, तो इन्होंने कहा कौन सा टिकट, अब तो हम आजाद है, अब तो हमारी ट्रेन है, अब अंग्रेजों की ट्रेन थोड़ी है जो आप टिकट मांगोगे। तो ये कितने भोले भाले थे, और इनका जो आजादी को लेके जो विचार था वो समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर तबका क्या सोचता था आजादी को लेके। ताना भगत सोचते थे कि यदि हम आजाद हो गए तो ना तो लैंड टैक्स लगेगा ना ट्रेन में टिकट लगेगी। ऐसा होता तो नहीं है, आखिर पैसे चाहिए होते चलाने के लिए। लेकिन इससे दो बातें झलकती हैं कि आजादी को लेके हर तबका क्या सोचता है, और दूसरा कि ट्राइबल लोग कितने भोले होते हैं। तो ताना भगत जो है 1914 से 1920 के बीच का ये मूवमेंट था। इसका जो लोकेशन था, अब देखिए आपको मैंने दो ट्राइब का तक बताया। मुंडा जो ट्राइब था उन्होंने उलगुलान किया था, और जो संथाल ट्राइब थे संथाल रिवोल्ट। ये उरांव जो कि थर्ड बड़ा वहां पे ट्राइब है, मुंडा उरांव संथाल, तो उरांव ट्राइब का ये था। तो ये जो उरांव ट्राइबल एरिया जो छोटनागपुर में है, जिसको करंट डे गुमला डिस्ट्रिक्ट है, गुमला लोहरदगा इस तरह के डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है, वहां पे ये जो है ताना भगत मूवमेंट काफी सर चढ़ के बोलता था एक समय में, इस 6 सालों में। इनके जो मेन ग्रीवांस जो था, मैंने बताया कि वो डीकू के अगेंस्ट तो था, जो सब ट्राइबल का था कि लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, मर्चेंट, और इन लोगों ने हमारे, लेकिन इनका मेन था कि हम गिर चुके हैं, अपना मेरी बैड हैबिट हम लोगों ने एक्वायर कर ली, उसको हटाना है, हमको अच्छा प्योर लाइफ को फिर से रिस्टोर करना है ट्राइबल में। ये इनका अपनी इंटरनल एक तरह का रिफॉर्म काइंड ऑफ मूवमेंट था ये। तो ये जो है 25 साल का एक यंग ट्राइबल मैन था उरांव, जतरा उरांव, उसने इसको शुरू किया था। उसने ये कहा कि मुझे जो है सपना आया है धर्मेश, सुप्रीम बीइंग का, जिसने मुझे कहा है कि हम लोग अपनी बैड हैबिट को, जैसे कि मांस खाना, शराब पीना, जादू टोने में बिलीव करना, और एनिमल की बलि चढ़ाना, और मांस खाना, और अपने खेत को प्लॉ करना। इनफैक्ट आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ट्राइबल जो है वो खेत में हल चलाने को खेत का एक तरह से दुरुपयोग मानते हैं। मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि फोर्स कर रहे हो, आप उसको छाती को चीर रहे हो मदर अर्थ का, क्योंकि उनका कहना था कि इससे बहुत सारे वहां जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं वो मर जाते हैं, और बहुत सारे पौधे भी कुचल जाते हैं।
तो ये लोग ना बीज सीधा छिड़कते थे, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इनका कहना था कि हम मदर अर्थ के छाती पे हम हल नहीं चलाएंगे, हम सीधा जो है वो बीज को छिड़क देंगे और उस पे वो पत्ते सूखे हुए गिरेंगे, उसी से हो जाएगा। और ऐसा होता था। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम प्लॉ भी नहीं करेंगे और कूली और लेबर के रूप में काम भी नहीं करेंगे क्योंकि हम राजा हैं। तो एम वाज टू एस्टैब्लिश ए प्रिस्टाइन ओरांव राज एंड प्योर ट्राइबल लाइफ, जो मैंने आपको बताया। और ये जो भगत कहलाते थे, ओरांव भगत कहलाते थे, प्रॉफिट कहलाते थे, और उन्होंने अपने फॉलोअर से ये प्रॉमिस किया कि हम जो है आपको डिकू से जो है बचाएंगे, डिकू को भगा देंगे और हम अपने जो है एक प्रिस्टाइन ओरांव राज एस्टैब्लिश करेंगे। और ऑफ कोर्स इन्होंने जो है लैंड टैक्स देने से मना कर दिया और बेगार खटने से भी अपने फॉलोअर को मना किया। इसका आउटकम कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इससे एक ट्राइबल में एक ये भावना आई कि हमको अपने लाइफ को भी प्योर करना है। इट्स नॉट कि हम केवल बाहर वालों को दोष देते रहें, अपने लाइफ की तरफ भी झांकना है। और ये गांधीयन थे, जैसा मैंने बताया, गांधीयन मीन्स अपनाते थे, ज्यादातर अहिंसक थे इसमें बिल्कुल, क्योंकि ये ताना भगत कहलाते थे। तो ये जो है एक तरह का बहुत अच्छा इसका प्रभाव ट्राइबल्स पे पड़ा कि ट्राइबल लाइफ को कैसे प्योर और रिस्टोर बैक किया जाए अपने प्रिस्टीन लाइफ को। एक तरह का सोशियो कल्चरल मूवमेंट था ये। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है कि ये वीडियो, जो कि बहुत छोटा मैंने बनाया है, कि जल्दी से आप देख लें। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे बताया गया है कि 6 मार्च को एग्जाम है। उससे पहले, जैसे मैंने आपको कहा है, मैं कोशिश करूंगा, फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कोशिश, क्योंकि मुझे ही केवल पता है कि मैं कैसे आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूं। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 छोटे छोटे वीडियो लाके वुमेन, वर्कर एंड एंटी कास्ट, हो सकता है तीनों को यदि एक में कर पाए बड़ा वीडियो, तो वो भी कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि यदि अभी तक आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का गाइड नहीं डाउनलोड किया है तो आप एकदम एक बहुत बड़े रिसोर्स को मिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये है उसकी लिंक, डिस्क्रिप्शन में क्लिकेबल लिंक है। इस तरीके से आप मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। कृपया सवाल छोटे पूछिए, और मिलेंगे जल्द 6 मार्च के पहले एक और वीडियो लेके। और इसके बीच में जरूर मैं थोड़ी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे और DSC 3 मतलब CNI पे भी। तब तक के लिए विदा।